स्वाध्याय मतलब स्वयं का किया हुआ अध्ययन, तो सामान्य सा अर्थ हो गया वो। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व अध्ययन। स्वाध्याय का अर्थ ऐसा, मैंने उसकी परिभाषा निकालने का प्रयास किया है कि उच्च विचारों में सतत चिंतन में तल्लीनता लाना, इसको हम स्वाध्याय कर सकते हैं। पर इसको हमको करने के जो प्रोसेस, जिसको हम स्वाध्याय कह रहे हैं, ये उच्च विचारों के प्रति ही करना चाहिए। किसके लिए हमको करना है? किसी भी विषय पे नहीं होता स्वाध्याय। जैसे न्यूज़पेपर पे हम स्वाध्याय नहीं करते, हम स्वाध्याय करते किसी अच्छे विषय के ऊपर जो कि हमको कुछ दिशा दे सकता है। इसके अंदर हमारा पहले पठन होता है, फिर उसका चिंतन होता है, मनन होता है, और उसका तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। तुलनात्मक अध्ययन इसलिए कि दूसरों के भी विचार इस विषय पे क्या है और हमको उसमें से कौन से मुद्दे लेने हैं, क्या ग्राह्य है हमारे लिए, ये निर्णय हम लोग कर सकें। तो ये बहुत शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि स्वाध्याय इसको कहा जा सकता है। पढ़ाई तो है ही, लेकिन हम उसके ऊपर ज़्यादा चिंतन करें, विचार करें, उसमें से कुछ निकालने का प्रयास करें जो कि सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये स्वाध्याय होता है। अपने जो पाठ्यक्रम की किताबें हैं उसके ऊपर स्वाध्याय हो सकता है। उसके किसी विषय को लेकर 2-3 बच्चे मिलकर अपना अध्ययन कर सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर, और किसी लेखक ने कुछ लिखा हो तो उसका अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन तो उसका भी होता है, परंतु वो अध्ययन हो जाता है, स्व अध्ययन हो जाता है। लेकिन जिस क्रम में हम स्वाध्याय को देखना चाहते हैं, वो हमको उसका मूल्यमापन करना है, हमको उसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है, उसके पीछे का अर्थ निकालने का प्रयास करना है, और ये तय करना है कि इसके अंदर से हमारे लिए कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसको हम ग्रहण कर सकें। पढ़ाई करते हैं किसी उद्देश्य से, परीक्षा में बैठने के लिए हम अध्ययन करते हैं। उसके अंदर हम पढ़ते हैं पहले लर्निंग, उसको हम रिटेन करते हैं, रिटेंशन, फिर उसको हम रिकॉल करते हैं परीक्षा के वक्त, और जब परीक्षा आती है तो रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा दिमाग लगता नहीं, केवल पढ़ना, याद रखना, फिर उसको रिप्रोड्यूस करना और परीक्षा में देना, ये हमारा अध्ययन हो गया। लेकिन स्वाध्याय में ऐसा नहीं होता। स्वाध्याय में मेरे हिसाब से इसकी स्टेजेस बढ़ जाती है। एक तो लर्निंग आ गया, आप तो पढ़ेंगे किसी चीज़ को, उसको रिटेन भी करेंगे, याद भी रखेंगे, फिर उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, आप मन के अंदर उसका एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं इसका अर्थ क्या हुआ, ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये किस चीज़ से रिलेशन करते हैं। फिर उसको नेक्स्ट स्टेज इज रिलेट, हम उसको एक दूसरे के साथ संबंधित करते हैं, एनालाइज करते हैं, दूसरों के विचारों का लेने का प्रयास करते हैं। फिर उसको हम एसिमिलेट करते हैं। एसिमिलेट मतलब वो हम उसको ग्राह्य स्तर पे लाके अपने अंदर उसको धारण करने का प्रयास करते हैं, और फिर उसको हम रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन है वो, रिप्रेजेंटेशन है वो। हम डायरेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं करते, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो मैं समझाऊँ उसका अर्थ वो बताने का मैं प्रयास करता हूँ, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन। तो ये 6 चीज़ें आती हैं। इसको अगर हिंदी में मैं कहूँ तो हमारी जो 6 कदम है, गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र, व्यवहार, बस यही चीज़ें हैं। जब गुणों का हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन हो गया हमारा, उसको रिटेन करते हैं तो हमारे कर्म के रूप में उसको हम रिटेन करते हैं। केवल गुणों को ऐसे धारण नहीं कर सकते, कर्म के रूप में धारण करते, तो वो जो है दूसरी स्टेज कर्म होता है। फिर उसके ऊपर चिंतन करते हैं, चिंतन करके जो उसके अंदर का हमारा रिसर्च वर्क होता है उसको चरित्र के अंदर धारण करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, चरित्र में ले लेते हैं उसको, और फिर अंत में उसको व्यवहार के रूप में उसको सामने व्यतीत करते हैं, बताते लोगों को। तो ये हमारे अंदर का इसका प्रभाव पड़ता है कि स्वाध्याय के अंदर हम जो करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परिणामकारक होता है, दूसरों को समझाने के लिए आसान होता है, और विषय का हम पूरा एनालिसिस करते हैं, पृथक्करण करते हैं, उसका तर्क निकालते हैं, उसका हमने जो सोचा है उसका अर्थ निकालते हैं और उसको ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये इसके पीछे की प्रक्रियाएं हैं, ये बता के नहीं किया जा सकता, लेकिन ये प्रक्रिया जब करते हैं तब वो स्वाध्याय कहलाता है, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी महापुरुष जो होता है वो स्वाध्याय करता है, वो बहुत ज़्यादा चिंतन करता है। चाहे वो डॉक्टर हो, अगर वो अपने विषय में बहुत एक्सपर्ट है, तज्ञ है, और वो केवल किताब पढ़ के नहीं बनता, उसका अनुभव भी है, उसके ऊपर वो विचार करता है, चिंतन करता है, अपने रिजल्ट्स निकालता है, दूसरों ने इसके ऊपर क्या किया है ये सोचता है, पढ़ता है, देखता है,
तो एक तरह का वो स्वाध्याय होता है, और स्वाध्याय करके ही आदमी बड़ा होता है। कोई भी महान पुरुष होता है, चाहे आप प्रोफेशनली समझ लीजिए, चाहे आप सिद्धांतों के रूप में लीजिए, जो भी महान व्यक्ति है वो अपने आप में स्वाध्याय करता है, सोचते रहता है, चिंतन करते रहता है, लेकिन उसके लिए एक मूल विषय लेता है, उस विषय के ऊपर उसका चिंतन और मनन चलते रहता है। ये अभ्यास करने का विषय है। इसके अंदर एक बार रुचि आ जाएगी ना, तो आप अपनी पढ़ाई भी स्वाध्याय के माध्यम से कर सकते हो। वो रिलेशन किस तरह से हो सकता है, या मैं उसको किस तरह से रिलेट कर सकता हूँ, ये भी तो एक हिस्सा हो जाता है। जब मैं उसके पे चिंतन करता हूँ, उसका मनन करता हूँ, तो मुझे ये भी तो देखना है कि इस विषय का मेरे लिए क्या उपयोग है, मेरे जीवन में इसका कुछ उपयोग है भी कि नहीं है, किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस स्वाध्याय में आता है, पढ़ाई में नहीं आता। आपने कई उदाहरण देखे होंगे, कई पुलिस कमिश्नर्स आते हैं, वो अपनी बात बताते हैं, तो उसके पीछे उसका चिंतन दिखता है। किसी विषय को वो जब बोलता है, उसको रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसने उसके पीछे कोई सोच रखा है और वो सोच के साथ बोलता है। तो ये जिसको अपने जीवन को सफल बनाना है, उसको ये तो प्रोसेस करना आवश्यक है। जब तक आप इसकी आदत नहीं डालेंगे, अपने प्रोसेस में इसको नहीं लेंगे ना, तो आपको दिशा निर्देश स्वयं का करना थोड़ा कठिन जा सकता है, कन्फ्यूजन अपना कम हो सकता है। तो स्वाध्याय तो करना चाहिए, और स्वाध्याय में सामूहिकता जब आती है तो कई हमको व्यूज़ मिलते हैं, कई विचारों का एक ये मिलता है, हमको संख्या ज़्यादा मिल जाती है, हम लोग उसके ऊपर निर्णय कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स हमको मिल जाते हैं, दूसरों के विचारों से हम सहमत हो या ना हो हमको पता तो चल जाता है। फिर उसका विश्लेषण करना, उसके ऊपर चिंतन करना, उसको ग्राह्य करना या अग्राह्य करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर ये सब प्रोसेस अंदर चलते रहता है, मतलब ये पूरा अपने मस्तिष्क के अंदर चलते रहता है। स्वाध्याय का रस अगर लेना है आपको, तो आपको उसके लिए ये सब प्रोसेस करना आवश्यक रहेगा, ऐसा मेरा मत है। मुझे लगता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वो रस नहीं आएगा जिसके लिए हम स्वाध्याय करते हैं। बहुत इफेक्टिव टूल है, और विशेषकर ऐसे महापुरुषों की किताबें जिनको हम लोग पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए हमारे गुरुदेव की किताबें ऐसी है कि उन्होंने जो लिखा है वो विचार करते हुए लिखा है, ऐसा ही नहीं लिखा है उन्होंने केवल सिद्धांत लिखना है इसलिए उन्होंने उसको रिप्रोड्यूस नहीं किया है। वो प्रतिनिधित्व करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए उनके विचारों पे स्वाध्याय करना बहुत आनंददायी है। और उनको हम उनकी किसी भी किताब को ले लें, विशेषकर उनकी किताब जो है सुनसान के सहचर, बहुत अच्छी किताब है। उसके अंदर जब वो चर्चा करते हैं फूलों से, पत्थर से, बादल से, झरने से, तो ये कवि कल्पनाएं नहीं है, उनके स्वाध्याय की गहराई है। उनके साथ अगर हम अपना स्वाध्याय जोड़ सके और उसकी गहराई में हम उतर सके, तो उसके अंदर जो आनंद आता है वो स्वाध्याय का आनंद आता है। संभव है, अगर मानसिकता सबकी एक सी हो जाती है ना, तो वातावरण बनता है। वातावरण के बाहर से नहीं आता, जो बाह्य वातावरण होता है वो आपके ऊपर परिणाम नहीं करता। जब हम एक विचार के साथ सब लोग बैठते हैं और हम चाहते कि हमको इस विषय पे इस तरह से चर्चा करनी है, तो वातावरण अपने आप उपलब्ध हो जाता है। उसके लिए यह है कि एक आपको मूल विषय लेना होता है। सबसे अच्छा है कि गुरुदेव की किसी किताब का गुरुदेव का एक वाक्य, गुरुदेव के सद्वाक्य तो ऐसे है जिसके ऊपर तो स्वाध्याय का क्रम चल सकता है। किसी अच्छे एक सद्वाक्य को ले लीजिए और उसके ऊपर वो क्या बताना चाहते हैं और हमको उसके अंदर से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, कितने गहराई तक हमको उस विचार के अंदर उतरना चाहिए, इसके बारे में अपना सोच चालू कर दें। और एक उतने ही विषय के ऊपर हम ये अपना अध्ययन शुरू कर दें तो स्वाध्याय होगा। पर वो अकेले करने में आपके अंदर जो विचार उठते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ स्वाध्याय में अगर आप अपने विचारों को लिखने की शुरुआत करो, नोट्स लेना चालू कर दो, तो आप अकेले भी स्वाध्याय कर सकते हो। जब मैं किसी चीज़ को पढ़ता हूँ और मेरे मन में जो मेरे विकल्प विचार उठते हैं, तो मेरी आदत है कि मैं उनको नोट डाउन कर लेता हूँ और वो उसकी कंटिन्यूटी फिर बना लेता हूँ। तो एक अकेले का स्वाध्याय होता है। परंतु अगर हम सामूहिक कर रहे हैं तो सामूहिकता के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम एक सेंट्रलाइज्ड आइडिया ले लें, एक अच्छा विचार ले लें और उसके ऊपर गुरुदेव ने क्या कहा है, उनके कहने का अर्थ क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी,
वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, हमको किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसको हम किस तरह से धारण करें और वो हमारे जीवन के अंदर क्या परिणाम कर सकता है। ऐसे कई दृष्टि से हम उसको देख सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ें उसको देखने के एंगल्स बहुत अलग अलग हो सकते हैं। और सामूहिक स्वाध्याय का अर्थ ही ये होता है कि उतने व्यूज़ हमको एक जगह मिल जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं आपस में, अपने विचारों को ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। अगर स्पष्टता नहीं है तो आप मुझे पूछ सकते हो या मैं आपको पूछ सकता हूँ, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस सामूहिक स्वाध्याय का एक बहुत बड़ा लाभ है कि हमको एक साथ उतने ही समय में कई व्यूज़ मिलते हैं, एक सर्कल बनता है, एक स्टडी सर्कल बनता है, स्वाध्याय सर्कल बनता है, स्वाध्याय मंडल बन सकता है और एक अनुशासित रूप से हम इसको चालू कर सकते हैं। स्वाध्याय किसी क्रम में करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो आपने कहा ना, रस निर्माण अगर करना है तो एक उसका एक अनुशासित रूप हमको दैनिक प्रोग्राम करके, दैनिक समझो या साप्ताहिक, जो भी आपका मन हो उस हिसाब से करना चाहिए कि आदमी को पता रहे कि इस दिन जितना समय मेरा स्वाध्याय के लिए है। और वो सामूहिकता हो तो उसके अंदर से काफ़ी अच्छी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। स्वाध्याय हमको तो दिशा देता है। ऐसा मैंने ये देखा है कि कोई अगर अपने को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है हमको, तो हमारा स्वाध्याय, हमने जो चिंतन मनन किया है या किसी ने उसके ऊपर अपना चिंतन बताया है, तो हमारे लिए वो मार्गदर्शक हो जाता है। कई बार हमारे लिए जो डिप्रेशन का समय आता है तो ये हमारा स्वाध्याय हमारे उत्साह को बढ़ाता है और इससे हमको दूर करता है। इसके अंदर हमारी बौद्धिक क्षमता तो बढ़ती है, लेकिन हमारा प्रतिपादन करने की क्षमता, एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता, इकट्ठे बैठ के कुछ निष्कर्ष निकालने की क्षमता, ये जो आजकल बहुत कम दिखती है, इसका भी विकास हम लोग कर सकते हैं। आजकल दो ओपिनियन कहाँ होते, दो आदमी आते तो दो अलग अलग ओपिनियन लेके आते हैं। स्वाध्याय ऐसा क्रम है कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह से मैच कर सकते हैं, हम किस तरह से एकत्रित आ सकते हैं, इसका विचार होता है और वो पक्वता लाता है। जिसको बौद्धिक पक्वता कहते हैं, उसका आपके ऊपर वो लागू हो जाता है। केवल एक छोटी कहानी है। तिलक जी ने गीता रहस्य लिखा, ये जेल में लिखा। आप कल्पना करिए, पास में कुछ नहीं था, उनको एक कॉपी दी थी और एक छोटी 3 इंच की पेंसिल मिलती थी। 3 इंच की पेंसिल से उनको लिखना पड़ता था। उसको जो नोक निकालनी पड़ती है वो भी गार्ड निकाल के देता था, उनको चक्कू नहीं दिया जाता था। इतनी भीषण परिस्थिति में उन्होंने जो चिंतन किया है, जो लिखा है गीता के ऊपर, एक आधारभूत ग्रंथ बन गया है। और वो जब जेल से छूट गए थे, किताबें सरकार ने जब्त कर ली थी। 6 महीने तक किताबें उनको मिली नहीं। तब उनके मित्रों ने पूछा कि आपने इतना सब लिखा, किताबें तो नहीं है, सरकार का इरादा दिखता नहीं आपको किताबें देने की। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, पूरा ग्रंथ मेरे दिमाग में लिखा हुआ है। अगर अगले 1 महीने में मुझे किताबें नहीं मिलती है तो मैं पूरा ग्रंथ यथावत दूसरी बार लिख के दे सकता हूँ। ये होता है उनका चिंतन का स्तर, कि एक बार चिंतन करके उन्होंने किसी धारणा को बना लिया है तो वो धारणा फिर पक्की हो गई है। और ये क्षमता विकसित तभी होती है जब आप उसके पे प्रयास करते हो, बार बार करते रहते हो। इसलिए स्वाध्याय का क्रम हमको अपनाना चाहिए। शुरुआत तो यह है कि शुरुआत करनी है तो शुरुआत कर दे। आप भले ही आधे घंटा बैठो, 2 ही व्यक्ति बैठे, शुरुआत होनी चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, हम सोचते हैं कि भाई 8-10 आदमी आएंगे और फिर घंटा भर बैठेंगे और शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं होता। शुरुआत कभी भी छोटी होती है, फिर बाद में जाके नदी का जैसा प्रवाह शुरू वाला होता है तो बहुत छोटा सा होता है। हमको शुरुआत कर देनी चाहिए और उसके ऊपर आपको यू हैव टू स्टिक अप, हमको करते रहना चाहिए। ये करेंगे तो इसके अंदर रस भी आता है और इसका फिर बढ़ते भी जाता है। फिर 1 से 2, 2 के 4 और 4 से 8 होते रहेंगे, लेकिन उसकी बगैर चिंता किए हमको अपना क्रम आगे रखना है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने क्रम को कहीं खंडित न होने दें। इसलिए स्वाध्याय ना प्रमद कहा गया है। प्रमाद ना करे, गलती ना करे, इसको अवॉइड करने की कोशिश ना करे, स्वाध्याय करते रहे। और ये जो हमको 3 धर्माज्ञाएँ हुई है, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, सत्य को धारण करो जीवन में। हमारा जीवन धार्मिक हो, धार्मिक मतलब व्यवस्थित हो, विवेकपूर्ण हो और हमारे चिंतन और हमारे स्वाध्याय में कहीं खंड न पड़े। ये 3 तो मूल उपदेश दिए हैं वेदों ने, उपनिषदों ने।
तो ये तो उसके मतलब हमारा स्वाध्याय इस मूल क्या कहते हैं इसको, उपदेश, मूल उपदेश कहे उन्होंने, 3 मूल उपदेश। तो 3 में से ये एक बहुत बड़ा उपदेश ये है कि आपको स्वाध्याय करना चाहिए। इसके पीछे ऋषियों की सोच है और इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम ये करते हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, किस तरह से हमारा विकास हो सकता है। ऐसा है, शॉर्टकट आजकल चाहिए ना, उसको की चाहिए, जवाब चाहिए तत्काल, ए का जवाब बी, ये मिल जाए आपको। समय नहीं है मेरे पास, ये जो हमारा चिंतन होता है ये स्वाध्याय के लिए बहुत घातक होता है। हमको समय तो निकालना पड़ेगा, अच्छी चीज़ अगर लेनी है तो उनको समय देना पड़ेगा। जानते हैं कि समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी चीज़ ऐसे मुफ्त में नहीं मिलती, कुछ तो देना पड़ेगा, समय देना है। आपके पास समय पर्याप्त है, वैसे हमारा समय बर्बाद बहुत होता है। अगर हम इस दृष्टि से देखें कि अच्छे काम के लिए अगर हम समय लगाते हैं तो बेकार नहीं जाता, वो बहुत बड़े रूप में आपके पास वापस आता है। वही समय आपके पास में बुद्धि बन के आता है, चिंतन बन के आता है, आपका विकास बन के आता है। तो हमको तो करना चाहिए। जो शॉर्टकट वाली एक विचारधारा निकली है कि भाई तत्काल जवाब दो, की पॉइंट बताओ, बाकी मत बताओ, बाकी सब कम कर दो, ऐसा नहीं है। उसके पीछे अपने को तो थोड़ा समय देना चाहिए और वो जो दिया हुआ समय आपके पास लौट के आता है तो पूरा पका हुआ होता है। इट इज़ ए मैच्योर्ड टाइम जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बेनिफिट एक बार आपको मिल गया तो आप जीवन भर उसका उपयोग कर सकते हैं। जब तक आप जिंदे हैं उसका लाभ तो आपको मिलेगा, आपके परिचितों को मिलेगा, आप जिसको बताना चाहे, जिसके साथ डिस्कस करें, आपके व्यूज़, आपका बिहेवियर, जैसा मैंने कहा ना, गुण कर्म स्वभाव आपके अगर स्थिर हो जाते हैं तो आपका चिंतन, चरित्र और व्यवहार ये भी उसके अनुरूप होता है। जिस तरह से पहले 3 बढ़ेंगे, आपके अंतिम 3 भी उतने ही बढ़ते रहते हैं। जितने गुण आपके अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, स्वभाव अच्छा होगा, तो हमारा चिंतन, हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार ये भी उतने ही अच्छे होते हैं। तो ज़िंदगी में यही तो चीज़ है अंततः। हमको चाहिए क्या? पैसा कमाना अलग चीज़ है, उसके लिए आप विषय की पढ़ाई करते हो, विषय के अंदर आप जितने एक्सपर्ट हो, जितने होशियार हो, उतना आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन पक्वता जो आती है, परिपक्वता जिसको हम कहते हैं कि मनुष्य पका हुआ है, मैच्योर्ड है, इसके व्यूज़ बड़े बैलेंस्ड है, तो इसके लिए तो स्वाध्याय चाहिए और स्वाध्याय हमको करना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले तो लाइक माइंडेड पीपल को इकट्ठे आना चाहिए। हम एक सोच के, एक विचार के आदमी इकट्ठे अगर आते हैं तो हम अपना समय एडजस्ट करके निकाल लेते हैं। अपना जो कार्यकालीन समय होता है, काम करने का समय होता है, ऑफिशियल वर्क टाइम होता है, उसको आप अवॉइड कर दें ताकि कोई शिकायत ना रहे। उसके बाद में आप मुश्किल से आधा घंटा, 1 घंटा समय निकाल सकते हो। साथ में बैठ के बात तो करना है। इसको बहुत बड़ा बर्डन लेके ना चले कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। विषय लेना है और हमको चर्चा करनी है। हमको ये देखना है कि गुरुदेव ने ये सद्वाक्य में क्या कहा है, ये क्यों कहा है, हमसे क्या अपेक्षा है। बस छोटी शुरुआत कर दें, फिर वो बड़ा गुरुदेव ही खुद आपको ऐसे विचार देते हैं, ऐसी पक्वता आती है कि आप उसके गहराई में उतर सकते हो। उसका रस तभी आता है जब जितने आप गहराई में उतरोगे। मेरे ख्याल से शुरुआत में तो ज़्यादा सोचे नहीं, शुरू कर दे और इसके फिर परिणाम आएंगे, वो आपको रुचि देंगे। इसके अंदर हम एक दूसरे जब इसका विचार करते हैं ना, तो अपने अपने अनुभव का भी कथन होता है कि ऐसे हुआ था तो इस तरह से बात हुई थी। उसके अंदर कई ऐसे अनुभव हमारे होते हैं, रोचक होते हैं बहुत। दूसरे को उसको आनंद आता है, मुझे भी बताने में आनंद आता है, मैंने इस तरह से किया था, मेरा विचार इस तरह से था कि परिणाम इस तरह से आए थे और इस तरह से परिस्थिति खड़ी हो गई थी, उसमें से हम कैसे बाहर निकले, कैसे हुआ। तो ये तो नरेशन है। आपका स्वाध्याय आकर्षक तभी होता है जब आपकी नरेशन उस हिसाब से होती है। उसके सपोर्ट में या उसके विरुद्ध जाने से जो परिणाम खड़े हुए थे उसको एक्सप्लेन करने में, तो ये तो एक दूसरे के साथ बातचीत करना है। और बातचीत में हमको ये नहीं भूलना कि हमारी जो मूल धारा है, जिस विषय को लेकर हम लोग चल रहे हैं, वो कहीं खो न जाए। जैसे कई बार कॉमन स्टडी करते हैं ना हम लोग शुरू में, तो हम कहते थे भाई तुम पढ़ो, मैं आँख बंद करके सोचता हूँ, सुनूंगा। होता नहीं है, गपशप में समय निकल जाता है। लेकिन हम एक विषय और एक चिंतन लेके बैठे हैं, अब थोड़ा सा मैच्योर्ड अप्रोच हम कर रहे हैं, तो इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। अगर वो आप भूलते नहीं हो तो फिर आप मूल विचार से आप ज़्यादा भटकेंगे नहीं।
भटकन को रोकने के लिए भी हमको एकत्रित बैठ के अगर कर सकते हैं, क्योंकि क्या इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने हमको अकेला बना दिया है। मैं और मेरा मोबाइल, फिर मुझे दूसरा कोई व्यू दूसरा नहीं चाहिए। मैं और मेरा कंप्यूटर, मुझे अगर किसी विषय की जानकारी भी करनी है तो मैं जाके सीधे गूगल में सर्च करता हूँ। बस जो गूगल कह रहा और जो मैं सोच रहा हूँ दैट इज़ ओनली लिमिटेड, उतना ही है। इससे तीसरी बात नहीं, वो गूगल बताएगा, तीसरे आदमी ने कुछ कहा है तब वो तीसरा व्यू आता है। लेकिन हम अपना विचार नहीं करते, जो परोसा गया है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और वो नहीं होना चाहिए। जब तक हम अपना चिंतन नहीं करते, जब अपना उसके ऊपर विश्लेषण नहीं करते तो स्वाध्याय नहीं होता। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो किताब में हो, पाठ्यक्रम की किताब में हो, चाहे कंप्यूटर में हो, इट इज़ ए रेडी मैटर विच यू वांट टू गेट, तो वो मिल जाएगी, लेकिन उससे आपको लाभ नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यही एक बड़ी दिक्कत है कि आपको तत्काल उत्तर तो देता है, लेकिन वो सेट उत्तर है जो उसके दिमाग में किसी ने भर के रखा हुआ है। उसका विश्लेषण नहीं करता, वो केवल रिप्रोड्यूस करता है और हम उसको सुनते हैं और अपना मत बना लेते हैं। तो हमारे लिए वो लिमिटेशन, हमारे लिए लिमिटेड स्कोप करता है वो। हमको अगर स्कोप को बढ़ाना है, अपनी लिमिट्स को और विशाल करना है, हमको एक दूसरे के साथ में लाइव मैच करना, बात करना ज़्यादा आवश्यक है। स्वाध्याय की शुरुआत आपकी थोड़ी मैच्योरिटी तो चाहिए। आपको अपना स्वतंत्र विचार करना है और उसको आपको व्यक्त करना है और उसको समझाना है दूसरे को। तो एक सर्टन स्टेज ऑफ मैच्योरिटी इज़ वेरी वेरी इसेंशियल, वो होना ज़रूरी है। अगर वो मैच्योरिटी आप में नहीं है तो स्वाध्याय नहीं हो पाएगा। फिर तो गपशप हो जाएगी, जो गप लगती है, ठहाके लगते हैं और निष्कर्ष कुछ नहीं है। आप भले 2 घंटे बैठ लिए, बहुत गपशप लगाई, खूब जोक सुनाए, मज़ा किया, चाय पी और चले गए, रिजल्ट इज़ ज़ीरो। ऐसा नहीं होता। दैट मैच्योरिटी हैज़ टू बी देयर एंड दैट डिज़ायर इज़ टू बी देयर कि हम बैठ रहे हैं किसी उद्देश्य से और उससे कुछ ना कुछ लाभ हमको मिलना चाहिए। और ये लाभ प्रत्यक्ष हाथ में तो दिखने वाला है नहीं, वो आपको आपके जीवन के अंदर जब कभी होगा, समय आएगा, आपके बिहेवियर में है, आपके कॉन्फिडेंस में है, आपके विचारों में है, उसके अंदर वो आना चालू हो जाता है। और उसका परिणाम आपको तभी दिखता है जब किसी सिचुएशन में आप अपना निर्णय कर सकते हो। आपको फिर अचानक डर लगना कम हो जाता है, आप एक स्टेबल लेवल पे आ जाते हो और आपको गंभीरता आ जाती है। आप जिसका समाधान जिसको कहा जाता है वो आपको बड़े आसानी से मिल जाता है। तो ये लाभ कई मिलते हैं आपको कि एक स्थिरता आपको आ जाती है, और वो स्थैर्य आना बहुत ज़रूरी है। ये स्थिरता के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। हम कहते हैं अपने 3 शरीर है, फिर विषय गंभीर हो जाता है। हमारे 3 शरीर है, हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। हमारा मन कैसा है? क्या हम मन को तो नियंत्रित नहीं कर सकते? आप जिस काम में मन को लगाने का प्रयास करो, भाग जाता है। पर ये चिंतन जो हमारा स्वाध्याय है ना, ये हमारे विषय को इस तरह से बांधता है कि हमारा मन उसके पास में आके उसके साथ ही भटकना चालू कर देता है। तो थोड़ा सा हम नियंत्रण उसके ऊपर कर सकते हैं। हमारा शरीर स्थिर रह सकता है। आप स्थिर बैठ नहीं सकते। कई लोगों को अगर कहो कि तुम स्थिर बैठो पालखी मार के, तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता वो। तो शरीर में थोड़ी स्थिरता आती है, मन को एक अनुशासन लगता है, और हमारी भावनाएं हैं, जो कारण शरीर है, वो थोड़ी सी गंभीर होने लगती है। हमारी भावना परिपक्व होने लगती है, दूसरों के प्रति अच्छा लगता है, दूसरों के प्रति अच्छा विचार करना फिर आसान सा लगता है। ये सब चीज़ें हमको मिलती है। पर ये थोड़ी गंभीरता की बात है, ये मैंने अभी आपको बताई, ये सब ठीक है, ये थोड़ा सा और ये सब चीज़ें समझने के लिए थोड़ी मैच्योरिटी की आवश्यकता है। इसलिए थोड़ा मैच्योर स्तर तो चाहिए। उसके बगैर स्वाध्याय को वो एंजॉय नहीं करेगा, वो गपशप हो जाएगी। गपशप करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर बाहर का अगर कोई ज़्यादा पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, तो आप आसानी से इसको अपने ऑफिस में कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो, कहीं इधर। लेकिन किसी गतिविधि में हम व्यक्त है तो उस वक्त तो आप स्वाध्याय नहीं कर सकते। हमारा कंसंट्रेशन उस विचार के ऊपर होना आवश्यक है। तो थोड़ी निश्चिंतता होनी चाहिए, और इसीलिए हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय की निश्चिंतता लेके हम वहाँ पे बैठे। कोलाहल बहुत ज़्यादा ना हो। सामान्य कोलाहल में तो कोई दिक्कत नहीं जाती, हम गपशप जब कर सकते हैं तो ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन हमको बहुत ज़्यादा जहाँ पे आवाज़ हो रहा है, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसी स्थिति ना रहे। स्वाध्याय को थोड़ी गंभीरता से ही लेना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है।
मुझे तो ऐसा लगता है ना कि चूँकि हम गायत्री परिवार से हैं, हमारे लिए सबसे अच्छे विचार गुरुदेव के विचार ही है। चाहे उनका सत्संग ले लें या अपने अंग अवयव से ले लें, हरियाणा हिम्मत की किताब ले लें, ऋषि चिंतन की किताब ले लें, किसी न किसी अच्छे विचार को लेके जो कि हम अपने अंदर धारण करना चाहते हैं, लेके बात करना शुरू कर दें। और जब रुचि बढ़ती है तो अपने आप वो सर्कल बड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर बैठने का क्रम बदला जा सकता है, समय बदला जा सकता है, पर एक मत के, एक विचार के, एक विचारधारा को लेके चलने वाले एक परिवार के अगर ऐसे लोग हैं तो फिर ज़्यादा बेनिफिशियल है। और स्वाध्याय मंडल स्थापित करना ये है कि एक अनुशासन हम अपने आप धारण कर लेते हैं कि नहीं भाई, स्वाध्याय मंडल है हमारा, हमारी बैठक निश्चित है, हम दूसरा काम नहीं करेंगे, या दूसरा काम अवॉइड करना है तो हमको किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए। तो जितने सिंसियरली हम क्लासेस अटेंड करते हैं उतने सिंसियरली हमको स्वाध्याय भी अटेंड करना चाहिए। जब भी जाके आपका उसके प्रति कितना समर्पण है, आप कितना उसको चाहते हैं, आप किस अंदर कैसे उसको एंजॉय करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपना जो बंधन है, अपने नियम अपने बना लेने चाहिए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। नियम के अंदर परिवर्तन करना आपके ही हाथ में है, तो देयर इज़ नथिंग सीरियस अबाउट इट। एक दूसरे से बात करके उसके अंदर परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। एक अनुशासन अगर रहता है तो उसकी धारा बनती है। किसी भी चीज़ की धारा बनने के लिए, कंटिन्यूटी आने के लिए एक अनुशासन चाहिए, और वो अगर बन जाता है तो फिर आपका स्वाध्याय क्रम बहुत अच्छा चलता है। तो स्वाध्याय के साथ सत्संग भी तो होना चाहिए। स्वाध्याय कर रहे हैं आप और सत्संग नहीं हो रहा है तो उसका परिणाम उतना नहीं हो पाता। और सत्संग करने के लिए दोनों एक से होने चाहिए। संग अगर करना है, एक दूसरे के साथ मैचिंग करना है, तो एक ही विचारधारा के लोग रहे, एक ही विचार के ऊपर हम लोग चिंतन करें और एक ही हमारी दिशा रहे, तो फिर उसके अंदर व्यवधान नहीं आता। लेकिन दिशा ही अलग अलग हो तो फिर हमारा इकट्ठे बैठना कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता, उसके अंदर से कोई परिणाम नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हमको इसको अनुशासन में बांधना आवश्यक है। और गुरुदेव के विचार इसके लिए बहुत ही अच्छे हैं। अन्य किताबें भी हैं, लेकिन हमारे लिए गुरुदेव की किताबें सर्वोत्तम है। विचार क्रांति अभियान का अर्थ ही है कि उन्होंने विचारों के अंदर परिवर्तन अगर मुझे करना है तो मुझे कई तरह के विचार एक बैठक में मिल जाते हैं। मूल विचार गुरुदेव ने दिया है, उसके ऊपर मैं अपना मत रखता हूँ, आप अपना रखते हो, तीसरा अपना मत रखता है, चौथा अपनी बात कहता है, तो हमारा फिर उसके अंदर मंथन चालू हो जाता है। अब जहाँ कहीं मंथन होता है तो उसमें से नवनीत तो निकलना ही निकलना है, और शायद हम फिर गुरुदेव के विचार को अच्छी तरह से ग्रहण भी कर सकते हैं। तो ये तो आवश्यक है। इसमें ये होता है कि हम कंपलसरी पढ़ाई करते हैं। फिर गुरुदेव की किताब लेके पढ़ने वाले लोग कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर विचार भी कर रहे हैं। तो विचार करके करते क्या है, उसके अगर आप नोट्स निकालते हैं तो ठीक है, नोट्स अगर नहीं निकालते हो तो ये स्वाध्याय परंपरा बहुत अच्छी है कि आपको फिर करने की आवश्यकता नहीं। और थोड़े समय में ज़्यादा रिजल्ट गिविंग अगर कोई आइटम है तो ये स्वाध्याय होता है, क्योंकि एक साथ कई लोगों के व्यूज़ हमको मिलते हैं, निर्णय हम कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ परिवर्तन अपने करने का इच्छा रखते हो तो उसके अंदर हम कर सकते हैं। कई तरह के एक्सपेरिमेंट उसके अंदर हो जाते हैं जो कि गुरुदेव की इच्छा को पूर्ण करते हैं। हमारे अंदर गुरुदेव अंततः क्या चाह रहे थे कि मनुष्य के अंदर देवत्व का जागरण हो। देवत्व है वो सुप्त है, अब उसको जागृत करने का क्रम इसके अंदर से धीरे धीरे होता है। हमारे विचार बदलते हैं, हमारे आचार बदलते हैं, हमारा व्यवहार बदलता है, और हम लोगों का जो गुरुदेव अपेक्षा रखते हैं हम लोगों के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आए, परिवर्तन आए, तो परिवर्तन होने की संभावना इसके अंदर बहुत जल्दी होती है। सब लोग इकट्ठे बल्कि जब प्रयास करते हैं तो वो एक कंबाइंड इफेक्ट उसको मिल जाता है, और वो कंबाइंड स्टडी का रूप नहीं है, ये हमारा एक स्वाध्याय का रूप है। स्वाध्याय की गंभीरता उसके अंदर थोड़ी रहनी आवश्यक है, वो रहेगी तो फिर निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। ये हम लोगों ने जो यहाँ पे अपने लिए स्वाध्याय हम लोग करते हैं, हमने अपने कुछ नियम बनाए हैं कि स्वाध्याय में आना तो किसी को केवल श्रवण नहीं करना है, अपना मत भी अभिव्यक्त करना है, जैसा भी हो। तो हम चाहते हैं कि भी केवल एक ही वक्ता बोले और बाकी सब लोग सुने, प्रवचन के स्तर पे नहीं जाना है अपने को। हम चाहते हैं कि अगर सब इकट्ठे और एक लेवल के हैं तो हर व्यक्ति ने अपना मत प्रदर्शित करना चाहिए। गुरुदेव के विचारों को सहमत तो सभी है,
लेकिन उसके पीछे उनका भाव क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, किसके साथ वो रिलेट हो रहा है। तो कई जगह तो हमारे स्वाध्यायी जो है हमारे साथ जो बैठते हैं इतना अच्छा विचार देते हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि हमारे दिमाग में नहीं आया, उसने देखो बैठे बैठे सोच लिया। कई क्रम उनको याद आते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो सबको तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, और ये पार्टिसिपेशन स्वेच्छा से होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा हमको याद देना, भैया आप बोले नहीं हो, आप बोलिए। तो आदमी को हमको थोड़ा सा पुश भी करना पड़ता है ताकि वो इस क्रम में आ जाए। और एक बार इसकी लोगों को आदत लग जाती है अपने आप को अभिव्यक्त करने की, उसके ऊपर विचार करने की। अभिव्यक्ति तभी संभव होती है जब आप विचार करते हो, और विचार आप तभी करते हो जब आपके सामने कुछ मैटर होता है। मैटर गुरुदेव का दिया रखा है, हमको सोचना है, और हमारे फिर जो सोच के जो परिणाम है उसको अभिव्यक्त करना है, और हर एक को करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लोग आते हैं सब लोग अपना अपना मत बनाएं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी मेंबर इज इसेंशियल। ये अगर होता है तो ही तो स्वाध्याय बना, नहीं तो फिर प्रवचन हो गया वो। गुरुदेव का मूल वाक्य ये ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। शुरुआत कहाँ से होगी? मैं बदलूंगा तो मैं बदल रहा हूँ, ये कि मैं थोड़ी तय करता हूँ। आप कहेंगे कि यार मैं बदल रहा हूँ। जब सब लोग, मेरा परिवार, मेरा ग्रुप, मेरे मित्र कहे यार इसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, इसके विचार अच्छे हो रहे हैं, ये शांत हो रहा है, इसका बिहेवियर अच्छा हो रहा है, तो बदलने का क्रम ये हमको ये स्वाध्याय देता है। हम एक दूसरे के साथ बैठ के अपना अपना क्रम कर सकते हैं, अपनी अपनी प्रगति कर सकते हैं। और जिस ग्रुप की, जिस परिवार की बात गुरुदेव कहते हैं, उसका प्राथमिक स्वरूप हमारा ये मंडल है। समाज के अंदर या कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर हम लोग करेंगे तो ये तो हमारा परिवार ही बन जाता है ना। स्वाध्यायी परिवार ही तो बन गया है। ये एक विचार के लोग हैं, एक विचार पे हम विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो गुरुदेव का सबसे पहला वाक्य है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसकी शुरुआत प्रैक्टिकल कहाँ से करना है? तो मेरे हिसाब से स्वाध्याय सबसे अच्छा क्रम है। अन्यथा मैं बदल रहा हूँ, क्या कर रहे हो आप? बस मैं तो बदल रहा हूँ, ऐसे इसका परिणाम नहीं आता। हम एक ग्रुप बने और अपने आप का विकास करें तो देखें कि वास्तव में हम क्या बदल रहे हैं, क्या हमारा परिवार जो छोटा सा ग्रुप है वो बदल रहा है। इसके अंदर अगर वो आनंद आता है तब फिर हम अभिव्यक्त कर सकते हैं कि भाई और फैलो, और ज़्यादा बड़ा ग्रुप बनाओ, तो फिर समाज की तरफ अपन बढ़ पाएंगे। ऐसा होगा कि जब हमारा स्वाध्याय का एक ग्रुप बन जाता है, लाइक माइंडेड पीपल है, तो फिर हम एक मत से तय करते कि हमको ये करना है, हमको क्या करना है। फिर उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का सवाल बहुत कम रहता है। हमको गुरुदेव के ही कुछ कार्यक्रम लेने हैं, हमको समाज में अगर जाना है, बाहर जाना है, तो बाहर जाके हमको क्या करना है, कौन सी गतिविधि हाथ में लेनी है, ये सब मिल के तय कर लेते हैं। चूँकि एक स्वाध्याय का ग्रुप बना है, उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता, और फिर एक मत से हम लोग काम करते हैं। तो एक मत से जब काम किया जाता है तो वो दिखता है कि भाई ये ग्रुप ने आके ये काम किया है, चाहे वृक्षारोपण ही हो, चाहे सफाई, झाड़ू लगाना ही है। मैं कहता हूँ कि अपने परिसर को साफ करना है। और अगर एक स्वाध्याय ग्रुप ने तय किया कि अपन इस दिन झाड़ू लगा के अपना परिसर साफ करेंगे या कपड़ा लेके पूरा फर्नीचर पोंछेंगे, तो वो क्रम दूसरे को इम्प्रेस करता है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हम नहीं कर रहे, ये तो हमारा एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि हम सब मिलके कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। तो जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं, सब लोग मिलकर सोचते हैं, वो काम हम लोग करें। तो केवल विचार नहीं, फिर आचार भी उसके अंदर आना चालू हो जाता है। और जब आचार और विचार दोनों आते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ साहब, हमारे में परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि सब लोगों ने इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो आपका सबसे करीबी आदमी है, जो आपका मित्र है, जिसको आप फास्ट फ्रेंड कहते हैं, उसके साथ इसको शेयर करें कि क्या बैठे हैं हम लोग, गुरुदेव की किसी वाक्यों को लेकर आप लोग चर्चा करें, तो एक 2-3 व्यक्ति मिलकर शुरू तो करें, करके देखिए आपको आनंद आएगा। और जैसे आनंद आएगा उसके गहराई में आप जाना चालू करोगे। देर है शुरुआत करने की। हम लोग केवल मुहूर्त देखते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये नहीं, इसको भी आना है, उसको भी आना। जो उपलब्ध है वो, जो जगह है वो, और जो समय हमारे पास में है वो, गुरुदेव के विचार तो सतत उपलब्ध है, उसके ऊपर हम काम शुरू कर दें, पहला कदम बढ़ा दें, तो फिर आगे का अंतर हम लोग चलते हुए, दौड़ते हुए निकल जाएंगे। प्रयास करने की बात है। बस मेरा आप सब लोगों से अपील है
इसको करिए, प्रयास करिए, आप निश्चित इसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा इसकी लालच नहीं है, ये हमारा एक बहुत बड़ा अभियान भी इसके अंदर आता है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा नारा नहीं रहता है, हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। बस यही एक छोटा सा अपील आप लोगों के सामने है। प्रयास करिए, करके देखिए और खुद उसका आनंद लेके देखिए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।